चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड पैटर्न के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि बोर्ड के एग्जाम में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी अधिक है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर से, यानी फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इसमें जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो यानी सभी हम आपको बताएंगे इस चैप्टर में एक एक करके। तो चैप्टर का नाम क्या है आप लोगों को बता चुके हैं, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कल हम आप लोगों को इससे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपको पढ़ाएंगे वो हम आपको क्वेश्चंस भेज दिए थे ताकि आप लोगों को अपने नोटबुक पे क्वेश्चन नोट कर ले। अगर आंसर चाहिए होगा लिखा या भेज ही देंगे, लिखा लिखाया आंसर आपको क्लास में लेक्चर में आप लोग इसको बढ़िया से समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है, राइट द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। देखो कोई सा भी जो सॉल्यूशन होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन को कई टर्म्स में डिनोट किया जाता है। कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को टर्म्स में डिनोट करते हैं, जैसे मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, कई टर्म्स हैं जिसमें हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या है कि दो बातें हो गई इसमें, एक मोलरिटी और दूसरा मोललिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी? तो क्या होगा डिफरेंस, मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन is called molarity. It is represented by capital M. Its formula is W into 1000 by M into V. Its unit is mole liter inverse. And due to यहां पे क्या है, बटा में V है और वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आपको पता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, या लिक्विड का भी वॉल्यूम बढ़ सकता है, सॉलिड का भी वॉल्यूम बढ़ सकता है, कोई भी चीज है, लिक्विड सॉलिड गैस टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो यहां पर चूंकि बटा में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, इसका मतलब ये जो मोलरिटी है ये डिपेंड करेगा किस पर, टेम्परेचर पर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। दूसरा मोललिटी की बात, मोल पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट is called molality. It is represented by C and its is W into 1000 M into capital W. Its unit is mole kilogram inverse. एंड यहाँ पे V नहीं है, वॉल्यूम कहीं पे है क्या, नहीं है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, does not depends on temperature. So these are the difference between molarity and molality. कि मोलरिटी और मोललिटी में अगर आपसे डिफरेंस पूछे तो आप क्या कहेंगे, आपको ध्यान रखना है मोलरिटी और मोललिटी में डिफरेंस। पहला दोनों का डिफिनीशन हो जाएगा, द मोल पर लीटर सॉल्यूशन, किसका मोल, सॉल्यूट का, आप जोड़ सकते हो, द मोल ऑफ सॉल्यूट, द मोल ऑफ सॉल्यूट। तो पहला डिफरेंस इसका डिफिनीशन हो जाएगा, मोलरिटी का डिफिनीशन होगा द मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज मोलरिटी, the mole of solute per kilogram of solvent is called the heat
मोलरिटी को m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरिटी को Cm से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला m इज इक्वल टू W इंटू 1000 बाय m इंटू V है, लेकिन मोलरिटी का फॉर्मूला W इंटू 1000 बाय m इंटू W है। मोलरिटी का यूनिट होता है यूनिट मोल लीटर इनवर्स, लेकिन मोलरिटी का यूनिट होता है मोल किलोग्राम इनवर्स। क्योंकि इसके फॉर्मूला में वॉल्यूम है, तो मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बट मोलरिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्यों, कैसे, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मे भी आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछते, ठीक है। अगर मान लो कि अगर आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दे विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ऑप्शन में रहेगा मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और डी पीपीएम। ये चारों ऑप्शन दिया रहेगा, कहेगा बताओ इन चारों में कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो याद रखना मोलरिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम होता है, और जिसमें भी वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, निम्नलिखित में कौन ताप पर निर्भर करता है, तो आंसर मोलरिटी होता है, MOLARITY, मोलरिटी। यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। तो मोलरिटी और मोलरिटी में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी? द मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी. The mole of solute per kilogram of solvent is molality. Molarity is represented by capital M and the molarity is represented by Cm. The formula of molarity W into 1000 by M into V, and for molarity W into 1000 by M into W. The unit of molarity is mole liters and the unit of molality is mole kilogram inverse. Molarity depends on temperature, but molality does not depend on temperature. अब यहाँ पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है समझ में आ भी गया हो, लेकिन मे भी कि आपके मन में ये सवाल हो रहा हो कि सर ये W, ये M, ये V, ये सब क्या है? तो जो स्मॉल w हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में देखो, दोनों फॉर्मूला में स्मॉल w है। स्मॉल w क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। स्मॉल m क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। दोनों में सेम एब्रिविएशन, स्मॉल w हो गया, m हो गया। v क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे v क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि हम लोग कह रहे हैं पर लीटर कह रहे हैं, इसलिए v जो है ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहां जो कैपिटल W है दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि यहां पे पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट कहा जा रहा है। तो यहां पर v वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और यहां पर W अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है। तो दोनों का डिफिनीशन एक जैसा है, थोड़ा सा अलग है। मोलरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज करते हैं और मोलरिटी में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। इन केस अगर आपको डिफरेंस नहीं पूछे, इस बात को भी समझ लो, हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन बोर्ड में आए वो डिफरेंस नहीं पूछे, डिफिनीशन पूछे कि डिफाइन
मोलरिटी या डिफाइन मोलरिटी। तो आप क्या करोगे, अगर मोलरिटी का डिफिनेशन पूछता है तो ये जो एलएचएस में लिखे है ना, ये इस तरफ इस सब को लिख देंगे, और अगर मोलरिटी को पूछता है तो इधर जो लिखे हैं ना ये सबको लिख देंगे। इस इन केस अगर पूछता है मोलरिटी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मोलरिटी, तो क्या लिखोगे, द मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। It is represented by capital M. Capital M is equal to W into 1000 by M into V. Its unit is mole liter inverse and it depends on temperature. आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मोलरिटी पूछे तो इधर वाला लिखेंगे, अगर मोलरिटी पूछे तो इधर वाला लिखेंगे, और अगर डिफरेंस पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, जिसका ज्यादा चांस है, ज्यादा चांसेस यही है कि आपसे डिफरेंस ही पूछेगा। तो अगर डिफरेंस पूछेगा तो इसी तरह से दो भाग कर देंगे, एक तरफ मोलरिटी कर देंगे और एक तरफ मोलरिटी, आंसर कंप्लीट। इन केस आपसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो याद रखना मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी यहां पे आंसर हो जाएगा सी नंबर मोलरिटी। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स जो हम आपको भेजेंगे उसमें आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, उससे आप अपने नोटबुक पे नोट कर लेना। लेकिन तत्काल अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले डालिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है वो है एक्सप्लेन मोल फ्रैक्शन या डिफाइन मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज किसे कहते हैं? अगर इंग्लिश वाले हैं तो मोल फ्रैक्शन पूछेगा, अगर हिंदी में है तो उसको मोल प्रभाज कहा जाता है। दोनों ही लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहें। तो जो दूसरा क्वेश्चन है आपका है व्हाट डू यू मीन बाय मोल फ्रैक्शन, यानी मोल प्रभाज से क्या समझते हैं। अब देखो नाम से ही क्लियर है, मोल का मतलब मोल और प्रभाज का मतलब होता है रेशियो, अनुपात। एक सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, यानी विलेय और विलायक। मान लो विलेय है हमारा ए, लेट अस कंसीडर विलेय कौन है ए, और मान लेते हैं विलायक कौन है बी। लेट अस कंसीडर ए का मोल एन ए है और बी का मोल एन बी है। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है ये क्या होता है, ध्यान से समझना, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट with respect to total mole solution, यानी सॉल्यूट का मोल बटा टोटल मोल या सॉल्वेंट का मोल बटा टोटल मोल, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। तो अगर मान लो इसका निकालना है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एक्स ए से। ए हमारा क्या है, सॉल्यूट है, और मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये समझ जाओगे ना तो डिफिनीशन याद करना बहुत आसान हो जाएगा। डिफिनीशन देखो साइंस में ना रट्टा नहीं मारा जाता है, समझा जाता है। अगर आप डिफिनीशन समझ गए तो याद तो तुरंत हो जाएगा, याद करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगता है। इसलिए रट्टा मार के मत याद करना, समझ के याद करना, तुरंत याद हो जाएगा। तो ध्यान से देखो एक्स ए क्या होगा, मोल ऑफ ए यानी एन ए बटा टोटल मोल कितना, ए का मोल एन ए और बी का मोल एन बी। तो टोटल मोल क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स ए। अगर बात करते हैं एक्स बी का,
तो बी का मोल फ्रैक्शन, बी का मोल कितना है एनबी, और बटा टोटल मोल कितना हो जाएगा Na प्लस एन, दिस इज कॉल्ड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो डिफिनीशन क्या है अच्छे से समझो, डिफिनीशन क्या कहेंगे, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट विथ टोटल मोल इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। किसका, अगर सॉल्यूट का पूछेगा तब, अगर सॉल्वेंट का पूछेगा तो क्या कहोगे, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड टोटल मोल इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और अगर आपसे स्पेशली सॉल्यूट या सॉल्वेंट का नहीं पूछ रहा है, सीधे कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन का फ्रैक्शन बोलो, तो सॉल्यूट का भी हो सकता है या सॉल्वेंट का भी हो सकता है। ये डिफिनीशन में सॉल्यूट भी लिख दिए हैं और सॉल्वेंट भी लिख दिए हैं। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मोल इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, देन एक्स ए बराबर हो जाएगा Na बट्टा Na प्लस Nb, और एक्स बी बराबर हो जाएगा Nb बट्टा Na प्लस Nb। its value is always greater than 0 but less than 1। मोल फ्रैक्शन का वैल्यू जो है हमेशा 0 से ज्यादा होगा लेकिन 1 से कम होगा, यानी 0.1, 0.2, 0.3, 0.45, 0.68, 0.79 कुछ भी, लेकिन 0 से कम नहीं होगा या 1 से ज्यादा नहीं होगा। जब भी होगा तो 0 से ज्यादा और 1 से कम हमेशा। दूसरी बात, एक्स ए और एक्स बी अगर दोनों को जोड़ दो, एक्स ए जोड़ एक्स बी, तो ऊपर में क्या हो जाएगा Na प्लस Nb, और नीचे में भी क्या हो जाएगा Na प्लस Nb, तो ऊपर नीचे कट जाएगा, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यानी किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल के जोड़ को 1 के बराबर कहा जाता है, होता है। किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्यूट और जितने भी सॉल्वेंट है सारे के मोल फ्रैक्शन को जोड़ दोगे तो वैल्यू कितना होगा 1। तो उम्मीद करते हैं कि मोल फ्रैक्शन समझ में आ रहा होगा आपको। मोल फ्रैक्शन क्या है एक बार फिर से समझो, ध्यान से समझो। मोल फ्रैक्शन क्या है, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, its value must be greater than 0 but less than 1, and the sum of mole fraction of solute and solvent equal to 1. Let us consider solute is A and solvent is B. Then the XA is equal to Na बट्टा Na plus Nb and XB is equal to Nb बट्टा Nb. Formula so that XA plus XB is equal to 1. करते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। देखो तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय रॉल्ट्स लॉ। क्वेश्चन कहेगा व्हाट डू यू मीन बाय रॉल्ट्स लॉ। अब यहां पर ना आपको ध्यान रखना है, रॉल्ट ने कई नियम दिए थे, रॉल्ट ने कई नियम दिए थे। उन्होंने बाइनरी सॉल्यूशन के लिए भी नियम दिया था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए भी नियम दिया था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी नियम दिया था, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी नियम दिया था। 4 जगह पर उन्होंने नियम दिया था। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन में आपसे सिर्फ पूछ रहा है एक्सप्लेन रॉल्ट्स लॉ और कुछ नहीं पूछ रहा है, एकदम क्लियर क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्लेन रॉल्ट्स लॉ, तो आप लोग समझ जाना कि ये जो पूछ रहा है ये पूछ रहा है बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। ये जो रॉल्ट्स लॉ पूछ रहा है किसके लिए पूछ रहा है,
बाइनरी सॉल्यूशन। यानी अगर बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन रॉल्ड्स लॉ और उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं कह रहा है या उसके पहले कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप समझ जाना ये जो रॉल्ड्स लॉ है ये पूछ रहा है किसके लिए, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। एक बात और समझो, अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से रहे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 9 का ए, अगर 9 के ए में क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर, और बी में कहता है एक्सप्लेन रॉल्ड्स लॉ, तो यहां पे जो रॉल्ड्स लॉ पूछ रहा है ना ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए पूछेगा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सप्लेन रॉल्ड्स लॉ, तो अब भी जो रॉल्ड्स लॉ पूछ रहा है ना वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए पूछ रहा है। यानी रॉल्ड्स लॉ किसी क्वेश्चन के साथ अगर आए तो उससे रिलेटेड होगा, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में सेपरेटली सिर्फ कह रहा है कि रॉल्ड्स लॉ बताओ, तो आपको समझ जाना है यहां जो रॉल्ड्स लॉ पूछ रहा है ये किसके लिए पूछ रहा है, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए पूछ रहा है। तो हम क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं कि क्वेश्चन आपको कैसे पकड़ना होगा। अब समझो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय रॉल्ड्स लॉ, तो आप क्या कहोगे आंसर। सबसे पहले तो ये समझो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स। जब दो लिक्विड को मिक्स कर दोगे ना तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। इसको क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे मान लो कि पानी में दूध मिला दिए, क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन। मान लो अल्कोहल में पानी मिला दिए, क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन। मान लो कि आपको जो मिट्टी तेल है, किरासन तेल है, उसमें आप पानी मिला दे रहे हैं, क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन। किसी भी दो लिक्विड को जब मिक्स कर दोगे ना इट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अब अगर बाइनरी सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा है तो ध्यान से सुनो, रॉल्ड्स लॉ हम लिखेंगे लेकिन पहले समझो क्या होता है कि मान लो कि कोई एक लिक्विड है ए, लेट अस कंसीडर लिक्विड कौन है, ए है। लेट अस कंसीडर एक और कोई लिक्विड है बी। ए की कितनी मात्रा है, ये जो ए हम ले रहे हैं मतलब कितना ले रहे हैं, हाउ मच अमाउंट। मान लेते हैं कि ए जो है वो एन ए मोल दिया हुआ है और बी जो है वो एन बी मोल दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, मान लो कि दोनों को कर दिए मिक्स, ए और बी दोनों को क्या कर दिए, मिक्स कर दिए, तो कौन सा सॉल्यूशन बना, बाइनरी सॉल्यूशन बना। कैसा सॉल्यूशन बना, बाइनरी सॉल्यूशन। अब इस बाइनरी सॉल्यूशन में इस ए का प्रेशर कहलाएगा पी ए, पार्शियल प्रेशर। इसको पार्शियल प्रेशर को आंशिक दाब कहा जाता है। तो ए का आंशिक दाब, ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पी ए। बी प्रेशर मान लो कितना, पी बी। दोनों को जब जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा, टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी, मान लो पी। टोटल प्रेशर क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, अभी फॉर्मूला पढ़ाए थे थोड़ी देर पहले। ए का मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ए से, मोल फ्रैक्शन, और बी का मोल फ्रैक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बातें हम लोग मान रहे हैं, ठीक है, ये सब कंसीडर कर रहे हैं। क्या करें, मान लिए कि एक लिक्विड है ए, इसका मोल है Na, एक लिक्विड है बी, इसका मोल है Nb, दोनों को कर दिए मिक्स। जब दोनों को मिक्स कर दिए तो सॉल्यूशन बन गया। कैसा सॉल्यूशन बना, बाइनरी सॉल्यूशन बना। अब इस बाइनरी सॉल्यूशन में ए का पार्शियल प्रेशर है पी ए और बी का पार्शियल प्रेशर है पी बी। ए का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा एक्स ए
और बी का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा XB। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, PA और PB को जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर हम लोग मान लेते हैं कैपिटल P। अब रॉल्ट्स लॉ बताने जा रहे हैं, यहीं पर आपको ध्यान देना है, ध्यान से देखो। रॉल्ट ने ये बताया था कि ये जो PA होगा, PA इज इक्वल टू P इंटू XA। PA क्या होगा, P इंटू XA, और PB क्या होगा, P इंटू XB। अभी हम फॉर्मूला केवल लिखे हैं, अभी डिफिनीशन समझना। अभी हम डिफिनीशन बोलेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। बहुत आसान डिफिनीशन है, हम सारा बाउंड्री बांध रहे हैं ताकि आपको रॉल्ट का नियम एक लाइन में समझ में आ जाए, इसलिए इतनी सारी काम कर रहे हैं। अब भी देखो क्या हो जाएगा, PA या PB, PA या PB, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर है। PA या PB, इसको क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर बराबर, ये जो P हम लोग लिख रहे हैं ये क्या है, टोटल प्रेशर। क्या है, टोटल प्रेशर गुना ये XA और XB किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन को। अभी तुरंत पढ़ाए थे कि मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X से। तो XA और XB ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। अब रॉल्ट का नियम आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है रॉल्ट का नियम। ध्यान से देखना, रॉल्ट के नियम को दो तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। कितने तरह से, दो तरह से। पहला इससे और दूसरा इससे। यानी रॉल्ट का नियम क्या है, अच्छे से समझो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एक्सप्लेन रॉल्ट्स लॉ, तो आप आंसर क्या रहोगे, क्या लिखोगे आंसर। इस बात को समझो, आपको कहना है मिस्टर रॉल्ट वाज प्रपोज्ड, रॉल्ट वाज प्रपोज्ड दैट, क्या बात बताया उन्होंने, द टोटल प्रेशर, द टोटल प्रेशर किसका, बाइनरी सॉल्यूशन का, ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये क्या है, बराबर है किसके, दोनों के जोड़ के बराबर, इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये हो गया, दिस इज कॉल्ड रॉल्ट्स लॉ। यानी एक डिफिनीशन आपका यहां से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा कि द टोटल प्रेशर ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड रॉल्ट्स। इसको एक तरीका से और आप कह सकते हो, इन अदर वर्ड्स, ध्यान से देखना, एक तरीका से आप और कह सकते हो इसके आधार पर। आपको जो आसानी से याद हो जाए तो याद कर लेना, लेकिन बेटर ये वाला होगा। क्या कहलाएगा, द पार्शियल प्रेशर, यहां से शुरू करेंगे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर है किसका, बाइनरी सॉल्यूशन के एक कंपोनेंट का। तो इसको क्या कहा जाएगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन इज इक्वल टू किसके बराबर है, गुना के बराबर, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब गुना, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका प्रोडक्ट है, टोटल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ total pressure and mole fraction
एंड इट इज कॉल्ड रॉल्ड्स लॉ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, ध्यान से समझ लो, आपको ये समझ के याद करना है। रट्टा मार के याद करोगे भूल जाओगे, और समझ के याद करोगे तुरंत याद हो जाएगा और दिमाग में बैठ जाएगा। आपको पहले ये याद रखना है, ध्यान से याद रखना कि ए और बी को मिला देंगे तो ए का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा पी ए और बी का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा पी बी। तो टोटल प्रेशर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, यानी पी ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्ट पी ए बराबर होता है पी इंटू एक्स ए और पी बी बराबर होता है पी बी इंटू एक्स बी। यानी पी ए और पी बी क्या है? पार्शियल प्रेशर, और पी क्या है? टोटल प्रेशर। एक्स ए और एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये डिफिनीशन भी याद हो जाएगा। क्या होगा डिफिनीशन? ध्यान से सुनो, द पार्शियल प्रेशर of a component in binary solution is equal to the product of total pressure and mole fraction. It is called Raoult's law for binary solution. तो अगर बोर्ड के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय Raoult's law, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछता है कि Raoult's law किसे कहते हैं, तो दिस वन इज योर आंसर। आपको ये लिखना होगा और उसके बाद विद फिगर ये सारे फॉर्मूला को लिख देना होगा, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको समझने में अगर किसी को कोई डाउट या कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है, कोई बात आपको मन में लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान से समझो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में विभेद करें, अंतर लिखें, तो क्या कहोगे आंसर? बहुत आसान है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ये 2 नंबर से ज्यादा में नहीं पूछता है, और कम से कम 2 डिफरेंस आपको लिखना पड़ेगा। 2 नंबर चाहिए तो कम से कम 2 डिफरेंस तो लिखना ही है। हम आपको 3 डिफरेंस पढ़ाने जा रहे हैं, दोनों में हम 3 डिफरेंस आपको बता देंगे। एक वो भूलोगे भी तो कोई बात नहीं है, कम से कम 2 लिख देना। अगर 3 डिफरेंस लिख दोगे तो सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात है, टीचर ना खुश हो जाएगा, नंबर देने में कंजूसी नहीं करेगा। लेकिन मिनिमम 2 तो लिखना ही लिखना होगा, उसमें कोई कंपाइन नहीं करना, एकदम लिखना ही लिखना है। तो पहले समझते हैं कि डिफरेंस क्या है आइडियल सॉल्यूशन में और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। पहला डिफरेंस, द सॉल्यूशन which obey Raoult's law. Raoult's law is called ideal solution. Is called ideal solution. और ठीक इसका उल्टा, which does not obey, which does not obey Raoult's law is called non-ideal solution. यानी जो रॉल्ट के नियम का पालन करेगा वो कहलाएगा आइडियल, और जो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा वो कहलाएगा नॉन आइडियल। इसका मतलब क्या है कि जो आइडियल सॉल्यूशन होंगे उसमें फॉर्मूला होगा पी ए इज इक्वल टू पी इंटू एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी इंटू एक्स बी, जो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं वो। लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इसमें पी ए नॉट इक्वल टू होगा पी इंटू एक्स और पी बी नॉट इक्वल टू होगा पी इंटू एक्स बी। यानी जो सॉल्यूशन रॉल्ट के नियम का पालन करेगा वह कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन, और जो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा वह कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, इन आइडियल सॉल्यूशन द चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा एच, मतलब क्या? चेंज इन इंथैल्पी इज 0। अब इंथैल्पी में चेंज क्या होता है? इंथैल्पी बोले तो एनर्जी,
11th में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़े होंगे कि जब कोई मेथड, कोई जब प्रोसेस होता है, कोई रिएक्शंस होते हैं या कोई भी फेनोमेनन होता है, उसमें जो एनर्जी इवॉल्व होता है या जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग इंथैल्पी में टर्म से बताते हैं। तो इंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी, यानी जिस सॉल्यूशन को बनाने में एनर्जी में चेंज नहीं हो, न तो एनर्जी निकले और न तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो, ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाएगा आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन वो सॉल्यूशन जिसमें चेंज इन इंथैल्पी जीरो नहीं होगा, यानी जिस सॉल्यूशन को बनाने में एनर्जी निकल जाए या एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए, वो कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तीसरा डिफरेंस, द चेंज इन वॉल्यूम, द चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा V इज इक्वल टू 0। वो सॉल्यूशन जिसको बनाएंगे तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए, एकदम वॉल्यूम ना सेम टू सेम रहना चाहिए, जितना मिक्स किए उतना ही आपका प्रोडक्ट में आना चाहिए। ये कहलाएगा क्या? आइडियल सॉल्यूशन। कि मान लो कि अगर 3 लीटर को 2 लीटर में मिक्स किए और 5 लीटर बन गया, मान लो 3 लीटर दूध लिए और इसमें 2 लीटर क्या मिला दिए? पानी मिला दिए, और अगर आपको 5 लीटर बना तो आइडियल कहलाएगा। लेकिन अगर 5 लीटर नहीं बना, वॉल्यूम चेंज हो गया, चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वो कहलाएगा नॉन आइडियल। तो आप कहोगे क्या कि सर क्या बात करते हैं, 3 लीटर दूध को 2 लीटर पानी मिलाएंगे तो 5 लीटर तो होगा? नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। 3 लीटर दूध में अगर 2 लीटर पानी मिला दो ना, तो आप सोचो दूध का डेंसिटी ज्यादा है और पानी का डेंसिटी कम, यानी जब 3 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाओगे ना, तो जो सॉल्यूशन बनेगा ना, ये बनेगा 4.99 लीटर। देखने से पता नहीं चलेगा, देखने से तो लगेगा कि 5 लीटर है, लेकिन 0.01 लीटर वो कम हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा वो कम हो जाएगा। और अगर थोड़ा भी कम गया या थोड़ा भी बढ़ गया ना, तो दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो 3 डिफरेंस आपको बोलना है। पहला डिफरेंस, a solution which obey Raoult law is called ideal, which does not obey Raoult law is called non-ideal. Ideal में कहेंगे there is no change in enthalpy, that is the change in enthalpy must be zero. And इसमें कहेंगे कि there is change in enthalpy, its change in enthalpy can't be zero. इसमें कहेंगे the change in volume must be zero, and इसमें कहेंगे the change in volume can't be zero. So these are 3 difference between ideal solution and non-ideal solution. Ideal solution वो होगा जो रॉल्ट का नियम पालन करेगा, पहली बात, इंथैल्पी चेंज नहीं होना चाहिए, दूसरी बात, और वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, तीसरी बात। जो सॉल्यूशन इन तीनों नियमों का पालन करेगा वो आइडियल कहलाएगा, और तीनों में से अगर एक को भी पालन नहीं किया, फॉलो नहीं किया, ओबे नहीं किया, तो नॉन आइडियल होगा, यानी जो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा नॉन आइडियल कहलाएगा। या जिसके बनने में इंथैल्पी चेंज हो गया तो वो नॉन आइडियल कहलाएगा, या जिस सॉल्यूशन को बनने में वॉल्यूम चेंज हो गया नॉन आइडियल कहलाएगा। तो दीज आर द 3 डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझने में अगर किसी को कोई डाउट या कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? क्वेश्चन कहता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या समझते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? तो क्या होगा आंसर, समझ लो कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सॉल्यूशन या द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन .
which depends on the number of solute molecules या solute particles, but not on their shape or nature, is colligative property, and it has four types. It has four types. पहला, lowering of vapor pressure. दूसरा, elevation of boiling point. तीसरा, depression of freezing point. और चौथा, ऑस्मोटिक प्रेशर। आपके मन में सवाल हो रहा होगा ना कि सर ये चारों क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये मन में क्वेश्चन आता होगा। ये हम बाद में बताएंगे। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में इन चारों के बारे में आपको पढ़ना है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब आपको पढ़ना है। लेकिन अब भी हम जब को ये बता रहे हैं कि ये चारों कौन सा प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि ये चारों नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं। यानी एक सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट घुला है उस पे डिपेंड करेगा, कैसा घुला है उस पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी एक सॉल्यूशन में क्या घुला है उससे डिपेंड नहीं कर रहा है, कितना घुला है उस पे डिपेंड करता है। यानी किसी सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, उसके शेप या नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, वो कहलाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन which depends on the number of solute, not on their shape, not on their nature, is called colligative property, and it has four types: lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point और osmotic pressure। ये चारों प्रॉपर्टी जो है नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं। कौन सा सॉल्यूट है उस पे डिपेंड नहीं करता है, सॉल्यूट का क्या नेचर है उस पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है किस पर, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के नंबर पर। और इसी कारण ये चारों को कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे समझने के लिए हम एक बात बताते हैं कि जैसे एक टीचर का वो कैरेक्टर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करे, स्टूडेंट के साइज पर या स्टूडेंट के नेचर पर डिपेंड नहीं करे, वो क्या हो सकता है आप बताओ तो। इनकम, एक टीचर का जो इनकम है, जो कमाई है, वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर। स्टूडेंट के साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, स्टूडेंट के नेचर पर भी डिपेंड नहीं करेगा। जैसे अगर दूसरे टीचर का छोड़ो, हम अपनी की बात करते हैं कि जो स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ते हैं, हम उससे 600 रुपए पर मंथ अगर फीस लेते हैं, तो अगर एक स्टूडेंट होगा तो हमको 600 रुपया मिलेगा, अगर 10 स्टूडेंट होंगे तो हमारा कमाई 6000 हो जाएगा। यानी मेरी कमाई किस पे डिपेंड किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर, उसके साइज पर नहीं। ऐसा नहीं है कि मोटका को कहेंगे कि तू बहुत ज्यादा जगह छेकता है, तू 1200 रुपया लाओ। ऐसा नहीं कि पतरका को कहेंगे तुम तो इतने में रह गया ना, तुम 300 लाओ। ऐसा नहीं है, साइज से लेना देना नहीं है। मोटका को भी 600 लगेगा, पतरका को भी 600 लगेगा। ऑफलाइन क्लास पढ़ने आ रहे हो, क्लास कर रहे हो तो 600 लाओ। नेचर पे भी डिपेंड नहीं करता है। जो लड़का मेहनत से पढ़ रहा है, क्लास में ध्यान लगा रहा है, वो भी 600 दे रहा है। और जो लड़का मेहनत नहीं कर रहा है, क्लास में ध्यान नहीं लगा रहा है, बैठ के पीछे बैठा हुआ है, मोबाइल चला रहा है, हम क्लास पढ़ा रहे हैं, पढ़ नहीं रहा है, उससे हमको क्या लेना देना है, आप 600 देना है। तो इसका मतलब एक टीचर का जो कमाई है वो स्टूडेंट के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, स्टूडेंट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। ठीक उसी तरह एक सॉल्यूशन का वो कैरेक्टर
फैक्टर जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के शेप पर डिपेंड नहीं करता है, सॉल्यूट के नेचर पे भी डिपेंड नहीं करता है, वो कहलाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये 4 तरह का होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ रहा है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स नॉट on their shape or nature is called colligative property. It has 4 types: lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point और osmotic pressure। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर आपको खत्म करते हैं। कल के क्लास में हम आपको इन चारों के बारे में बताएंगे। अभी आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा, लग रहा होगा ना कि ये नहीं समझ में आया कि ये चारों है क्या, ये क्या होता है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और कब होते हैं, ये सब जानने के लिए पढ़ें अगला क्लास। तब तक के लिए ना रहे बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। समाप्त हुआ आज तक, इंतजार करिए कल तक। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए सवर्ण क्लास।